हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टर्बिडिटी के बारे में बता दिया था। इस वाले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, कलर्स एंड टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पॉइंट जो पिछले लेक्चर में रह गया था वो ये है कि हमारी टर्बिडिटी की कितनी लिमिट्स हैं जो आपके घरों में पानी सप्लाई होता है। तो यहाँ पर एक लिमिट दे रखी है एक्सेप्टेबल लिमिट, और दूसरी दे रखी है यहाँ पे परमिसिबल लिमिट। दोनों में फर्क क्या है, ध्यान सुन लीजिए। क्वेश्चन में ढंग से पढ़ लेना क्या पूछा है। परमिसिबल लिमिट पूछी है या फिर आपकी यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट पूछी है। ठीक है, वहां से वैसे तो पूरा लिखते हैं परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, ये पूरा पूरा ही स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपका घर है। ठीक है, कोई भी सोसाइटी है, यहाँ पे आपको पानी चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहीं से पानी लोगे, यहीं से पानी लोगे। अगर आपके पास दो सोर्स हैं तो आप पानी कहाँ से लोगे? जहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का पानी हो, जहाँ पे ज़्यादा दिनों तक पानी मिल जाए, वहीं से तो लोगे आप पानी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आपकी लिमिटेशंस हैं कि वहाँ पे पानी ही नहीं अवेलेबल है, तो भाई फिर आप क्या होगे, यार जो मिल रहा है पिलाओ। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो आपकी दे रखी है 1 NTU। कितनी दे रखी है? 1 NTU। याद रखना यहाँ पे STU में नहीं दे रखी, NTU है, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। और यहाँ पे परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ योर अल्टरनेट सोर्स वो कितनी है? 5 NTU। इस चीज को लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो कोड है IS 10500, ये तो आपके दिमाग में हमेशा फिट होना चाहिए। रात को सोते हुए अगर मैं पूछ लूँ भैया इसकी लिमिट कितनी है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी लिमिट्स आपको याद रखनी है। कौन से एग्जाम में कौन सा आ जाए बंदा वो क्या पूछ ले आपको नहीं पता। तो यहाँ पे कुछ फेमस हैं आपकी, क्लोरोमाइंस की कितनी है, क्लोराइड की कितनी है, आयरन की कितनी है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ के बारे में आऊँगा, सब कुछ मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन याद जरूर रखनी है ये सब चीज़ें। चलिए, अब आते हैं हम कलर पे। तो कलर्ड वाटर, सिंपल सी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे नंबर 1 पॉइंट है कि इट इज एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग, देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। अगर कलर्ड वाटर होगा और मैं आपको कह दूं भैया पी लो, क्या वो पीना पसंद करोगे? आप पीना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये पीलापन क्यों आया है पानी में। हो सकता है कहीं रुका हुआ पानी हो, पड़े पड़े पीला हो गया हो पानी, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर आ गया हो, तो आपको नहीं पता है। समझ आ गई बात? तो कलर्ड वाटर पीना पसंद नहीं करते हो, नंबर फर्स्ट एस्थेटिकल डिस्प्ले। दूसरा क्या है? कलर्ड वाटर को आप डाइंग पर्पस के लिए, जो कपड़े डाई करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये जो शर्ट है वो किसी और कलर की करानी है, डाई करवानी है, तो मैं डाइंग पर्पस के लिए कलर्ड वाटर का यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो कलर चाहता हूँ मिलेगा ही नहीं। आपने बचपन में करा होगा ना, क्या नाम है, पेंट जो आते थे, तो आप एक रंग में दूसरा रंग मिलाते थे, तीसरा रंग बन जाता था। वही होगा, येलो में कुछ और रंग मिलाओगे, तीसरा रंग मिलके आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे डाइंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। ये तो जनरल पॉइंट्स हो गए, लेकिन अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या होगा? मेन पॉइंट ये है कि आपका जो कलर है ना पानी के अंदर, वो आ सकता है आयरन एंड मैग्नीज की वजह से। अगर आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट है ना, ये दोनों कलर कोजिंग कंपाउंड है। दोनों क्या करते हैं? यहाँ पे पानी के अंदर कलर कोज करते हैं, थोड़ा सा पीलापन ले आते हैं पानी के अंदर। क्लियर है? अगर यहाँ पे पानी है, उसके अंदर कलर्ड, वो कलर्ड है, और वो कलर किसकी वजह से आया है? आयरन एंड मैग्नीज की वजह से आया है। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? आप क्या करते हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन का। क्लोरीनेशन में क्या होता है? आप इसके अंदर क्लोरीन डालते हो। क्लोरीन क्यों डालते हो? क्योंकि वो माइक्रोब्स को मार देती है। जितने भी आपके माइक्रोब्स वगैरह हैं वो सबको मार देती है। तो यहाँ पर जब आप इसको क्लोरीन इसके अंदर डालते हो, तो क्लोरीन क्या करती है? वो माइक्रोब्स को मारने की जगह वो जाके ऑक्सीडाइज कर देती है आयरन एंड मैंगनीज को, और जाके रिएक्शन हो जाता है। तो आपका जो आयरन है वो क्लोरीन के साथ मिलके यहाँ पे FeCl3 बना देता है। तो ये आपका अगेन प्रेसिपिटेट है। ये सब बातें बाद में भी बताऊंगा। ये क्या है? प्रेसिपिटेट है। यहां देखो, ये एक टैंक है, इसके अंदर ये पानी है, आपने इसके अंदर क्लोरीन डाला, तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या था? आयरन था। क्लोरीन और आयरन मिलकर क्या बना देंगे? प्रेसिपिटेट बना देंगे। मतलब नीचे ये पार्टिकल जो है FeCl3 जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट तो पता होगा ना, आपने टाइट्रेशन किया होगा कई बार, आप एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड डालते हो, तीसरा कंपाउंड बन जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो ये जो पार्टिकल है ये नीचे बैठ जाएगा। अब ये जो नीचे बैठ गया है ये अगेन एक दिक्कत क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये पानी आप सप्लाई करोगे घरों में, जब ये पानी आप सप्लाई करोगे घरों में, तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये आपके इस पाइप पे ही जम जाएगा, इस पाइप पे ही जम जाएगा। ये अगेन बहुत बड़ी दिक्कत करेगा। इसको धीरे धीरे बताऊंगा आपको, लेकिन एक समस्या तो ये भी हो गई है कि ये क्या करेगा, ये इस तरीके से चिपक जाएगा पाइप में। और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये है कि ये जो क्लोरीन डाली गई थी, ये जो क्लोरीन डाली गई थी वो डाली गई थी माइक्रोब्स को मारने के लिए, लेकिन वो माइक्रोब्स तक पहुंच ही नहीं पाई। उससे पहले ही क्या हुआ, आयरन ने उसको कंज्यूम कर लिया और FeCl3 बना दिया। तो यहां पे क्लोरीन की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने का मतलब है कि आपका पैसा ज्यादा लगेगा सेम काम को करने के लिए। सेम काम को करने के लिए ज्यादा क्लोरीन डालोगे, क्लोरीन फ्री की आ नहीं रही है, क्लोरीन अगर डाल रहे हो पैसा लग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी रनिंग प्रोसेस। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई है कि कलर कोजिंग कंपाउंड, अगर कलर जो आ रहा है वो आयरन मैग्नीज की तरफ से आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, क्लोरीन डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। एक पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो यहाँ पे कलर है वो फिनोल की वजह से आ रहा है, अगर वो यहाँ पे कलर जो सॉरी हाँ, अगर यहाँ पे पानी के अंदर जो है वो आपका फिनोल है, ठीक, फिनोल, अगर कलर जो आ रहा है फिनोल की वजह से आ रहा है और उस पानी का मैंने क्लोरीनेशन कर दिया, फॉर एग्जांपल आयरन मैग्नीज ना होके यहाँ पे फिनोल होता, अगर यहाँ पे क्या होता, वो फिनोल होता, तो यहां पर क्या होता है, अगेन एक रिएक्शन हो जाती है, अगेन एक रिएक्शन हो जाती है, और यहां पर आपका जो होता है कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड बन जाता है, OCl ऊपर आ जाता है। ये जो OCl और HCl साथ में बन जाता है, तो यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है ये क्या करती है, पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर दे देती है। पानी में क्या करती है, टेस्ट, गंदा गंदा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अगर कलर जो है वो फिनोल की वजह से है, उसके अंदर अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे एक और दिक्कत आ जाएगी, वो क्या करेगा, टेस्ट एंड ऑर्डर दे देगा। आई होप बात समझ आ गई हो, क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पे अगर, और ये जो कलर है वो अगर ऑर्गेनिक मैटर की वजह से है, अगर जो ये कलर है वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, तो उसमें अगेन एक समस्या है। क्या समस्या है? अरे भैया वो ऑर्गेनिक मैटर है, अगर वो बचा रह गया पानी के अंदर, तो वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, उस पानी को पियोगे बीमार पड़ जाओगे। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। और यहां पे एक और समस्या है, सर्टेन कलर कोजिंग कंपाउंड्स आर कार्सोजेनिक इन नेचर। कार्सोजेनिक का मतलब होता है कि वो कैंसर कोज कर सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं, कार्सिनोजेनिक, सर्टेन कलर कोजिंग कंपाउंड्स आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। वो पानी के अंदर होंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये सब पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डाइंग पर्पस। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ करा देंगे। एक मिनट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स की ग्रोथ करा देंगे, और साथ ही साथ क्लोरीन डिमांड ही बढ़ा देंगे, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगी, पहले उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेगी। क्लोरीन क्या करेगी, ये सब बताऊंगा जब क्लोरीन डिमांड बढ़ाऊंगा ना, तो एक एक चीज सारी वहां पे आएगी। वहां पे एक कर्व बनती है, जब क्लोरीन डिमांड बढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे इस तरीके से एक कर्व बनती है। इस तरीके से कर्व बनती है। ये एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस रीजन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये सब बताऊंगा। तो वहां पर भी ये चीज आएगी, जो अभी आयरन मैग्नीज वाले बताया है, सेम ऑर्गेनिक मैटर का भी वहां पे आएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो क्या होगा, ऑर्गेनिक अगर वहां पे अगर आपने क्लोरीनेशन नहीं किया तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा क्या है, अगर क्लोरीनेशन कर दिया तो क्लोरीन की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देती है। चलिए, फिनोलिक कंपाउंड हुआ तो क्या होगा, आपका टेस्ट एंड ऑर्डर आ जाएगा। और सम कलर कोजिंग कंपाउंड्स आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। वो क्या करेंगे, क्लोरीन साथ मिलके कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बना देंगे। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर। अब यहाँ पे जो आपका कलर है वो हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एपेरेंट कलर एंड ट्रू कलर।
एपरेंट का मतलब क्या है? जो हमें दिख रहा है। ट्रू जो है कि अगर आप यहाँ पे कुछ प्रोसेस करोगे तब भी उसको नहीं हटा सकते। सुनेंगे इस बात को। एपरेंट कलर जो आता है ये आता है आपको सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड की वजह से, और यहाँ पे जो ट्रू कलर आता है ये आता है आपका डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से। इस बात को लिख लीजिए। एपरेंट कलर जो है जो आपको दिख रहा है कलर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे फिल्ट्रेशन वगैरह कर दिया, सस्पेंडेड सॉलिड हट जाएंगे, तो बचेगा कौन? आपके डिजॉल्व सॉलिड्स। डिजॉल्व सॉलिड जो बचेंगे, अगर वो कलर देंगे तो वहां पे जो कलर होगा उसको हम बोलेंगे ट्रू कलर। आई होप बात समझ आ गई। चलिए अब आगे आते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट अब आता है मेजरमेंट ऑफ कलर। हम कलर को किस तरीके से मेजर करेंगे? तो यहाँ पे कलर को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं नेस्लर ट्यूब में इन टिंटोमीटर। किसमें यूज करते हैं? नेस्लर ट्यूब में इन टिंटोमीटर। अब कैसे करते हैं जरा उसको समझेंगे। एक मिनट दे दीजिए। यहां पे हम क्या करते हैं? कलर मैचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। हम कलर की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। देखिए इसके अंदर ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। ये टेस्ट ट्यूब 1 है, ये टेस्ट ट्यूब 2 है। टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर हमारा क्या है? टेस्ट सैंपल डाल रहे हैं जिस कलर की इंटेंसिटी मुझे मेजर करनी है। क्या करनी है? मुझे उसकी मेजर करनी है। और यहां पे इसके अंदर हम डाल रहे हैं स्टैंडर्ड सैंपल। इसके अंदर हम डाल रहे हैं स्टैंडर्ड सैंपल। अब स्टैंडर्ड सैंपल क्या है? सुनेंगे इस बात को। तो यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम एक बीकर लेते हैं, उनके अंदर हम 1 लीटर पानी डाल देते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं? हम इसके अंदर डालते हैं प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। क्लोरोप्लेटिनेट के आयन की फॉर्म में हम इसको डालते हैं। इसको पूरा याद करना, ये सेम चीज आएगी कि हम क्या नाम है, ये ईएससी में भी आ रखा है कि हम कलर मैचिंग टेक्निक में हम क्या यूज करते हैं। एक में लिखा था प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन था प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। तो क्लोरोप्लेटिनेट आयन की फॉर्म में हम यूज करते हैं इसको। क्लियर है? पूरा स्टेटमेंट याद रखना। तो हम क्या करते हैं? हम इसके अंदर मैं डालता हूं 1 मिलीग्राम, इसके मैं अंदर डालता हूं 2 मिलीग्राम, इसके अंदर डालता हूं मैं 3 मिलीग्राम, और ऐसे ही मेरे पास और सैंपल होते हैं 4, 5, 6, इन सबके सैंपल होते हैं। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं? मैं स्टैंडर्ड सैंपल उठाता हूं और मैं इसके अंदर डाल देता हूं। पहले मैंने उठाया 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 1 मिलीग्राम डाला था, तो मैं इसके अंदर डालता हूं। फिर देखता हूं कि कलर की इंटेंसिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मैच हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको गिरा दूंगा और इसके अंदर अब 1 की जगह 2 मिलीग्राम पर लीटर वाला सैंपल डालूंगा। इसके अंदर 2 मिलीग्राम पर लीटर वाला सैंपल मैं डालूंगा। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई। अगर सब कुछ हो रहा है, मतलब क्या नाम, कलर मैच कर रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मैच कर रहा तो अब मैं इसके अंदर क्या डालूंगा? इसके अंदर मैं अब 3 मिलीग्राम पर लीटर वाला डालूंगा। जहां मैच कर जाएगा मैं क्या कहूंगा? भैया इसके अंदर जो इंटेंसिटी है कलर की वो कितनी है? 3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, समझ आ गई? इसी को हम बोलते हैं हेजन यूनिट। इसी को हम बोलते क्या है? हेजन यूनिट। तो यहाँ पे कलर की जो यहाँ पे वैल्यूज हैं जो पानी में हो सकता है, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है? 5 हेजन यूनिट। इससे कम होना चाहिए। जो आपके घरों में पानी आ रहा है उसमें कलर जो होना चाहिए वो 5 हेजन यूनिट से कम होना चाहिए। और परमिसिबल लिमिट कितनी है? वो है हमारी 15 इन द केस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज नॉट अवेलेबल। चलिए, आई होप बात समझ आ गई होगी। तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब्स कौन सी हैं? नेस्लर ट्यूब्स हैं। कौन सी हैं? नेस्लर ट्यूब्स। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस तरीके से, मतलब एक डब्बा मान लीजिए,
ये जो डब्बा है इसको बोलते हैं टिंटोमीटर, इसमें आप ऊपर से देखते हैं, क्लियर है। और नेसर ट्यूब्स इसके अंदर होती हैं, ये टिंटोमीटर। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें हम कौन सी यूज करते हैं, हम कलर मैचिंग टेक्निक का यूज करते हैं यूजिंग टिंटोमीटर, टिंटोमीटर का यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड सैंपल हम डालते हैं प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। एक चीज याद रखना, प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन जो है वो आपको येलोइश ब्राउन कलर देता है पानी के अंदर, येलोइश ब्राउन कलर देता है। ज्यादा डालते जाएंगे वो कलर उतना ही ज्यादा गाढ़ा होते जाएगा, इंटेंस होते जाएगा, ठीक है। अगर एक की जगह 2 डालेंगे, 2 की जगह 3 डालेंगे तो उतना ज्यादा गाढ़ा होते जाएगा। तो याद रखना हम ये तभी यूज करेंगे जब आपका जो कलर है वो आपका येलोइश ब्राउन हो। अगर इसके अलावा कोई और कलर है पानी के अंदर, क्योंकि नेचुरली जो पानी हमें मिलता है, नेचुरली जो पानी पड़ा पड़ा खराब हो जाता है वो येलोइश थोड़ा कलर का होता है, तभी हम ये यूज कर रहे हैं। कोई और कलर आपको मिल रहा है, ब्लैकिश मिल रहा है, तो स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करेंगे, वो हमारे सिलेबस से बाहर, उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये पॉइंट लिखा भी हुआ है यहाँ पर, 4 colors other than yellowish brown, वाटर एफ्लुएंट, ये सब जहां से भी आ रखा है, तो स्पेक्ट्रोमेट्रिक हम टेस्ट यूज करेंगे वहां पर। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है। तो ये परमिसिबल लिमिट में यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल, परमिसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल लिमिट है। चलिए नेक्स्ट, जो भी पानी आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी पानी आप कलेक्ट कर रहे हो उसका 72 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट हो जाना चाहिए, ये पॉइंट एक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे आता है आपका टेस्ट एंड ऑर्डर, टेस्ट एंड ऑर्डर आएगा। अब यहाँ पे टेस्ट एंड ऑर्डर से क्या दिक्कत है, ऑब्वियसली बात है, हमें पीना पसंद नहीं आएगा अगर पानी में बदबू आ रही होगी, पानी में टेस्ट आ रहा होगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ही, अगर ये जो टेस्ट एंड ऑर्डर पूछा जाए, पानी में जनरली नेचुरल पानी में किस वजह से आ सकता है, ये आ सकता है अगर पानी में एल्गी हो रखी है। अगर एल्गी है ना पानी में, एल्गी क्या करती है, सर्टेन ऑयल रिलीज करती है, एल्गी क्या करती है, सर्टेन ऑयल रिलीज करती है। वो ऑयल जो है वो पानी में आपका टेस्ट एंड ऑर्डर देता है। एक मिनट, ठीक है, वो क्या करता है, पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर देता है। तो पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर कैसे आ सकता है, जरा सुनेंगे इस बात को। या तो पानी के अंदर क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, ठीक है, आपको बताया था सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक नेचर के हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके क्या दे सकते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर दे सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा है पानी के अंदर, मिनरल ही तो है एक टाइप का, बात समझ आ गई। NaCl अगर पानी के अंदर ज्यादा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर ज्यादा हैं, मिनरल्स बोलना सही नहीं रहेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलना ज्यादा सही रहेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या फिर मिनरल्स हो तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, आपके पानी में टेस्ट आएगा। 2 पॉइंट। नेक्स्ट, अगर डिजोल्व गैसेस हैं पानी के अंदर, अगर पानी के अंदर डिजोल्व गैसेस हैं तब भी आपके पानी में से टेस्ट आ सकता है। सर पानी में डिजोल्व गैसेस कैसे हो सकती हैं, अरे भैया होती हैं, आपकी जो मछलियां हैं वो ऑक्सीजन कहां से लेती हैं, पानी की डिजोल्व ऑक्सीजन तो लेती हैं। तो जब ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकती है तो कोई और गैस डिजोल्व नहीं हो सकती क्या। अगर पानी में H2S है तो बहुत गंदी स्मेल आएगी, पानी में CO2 है तो गंदी स्मेल आएगी, क्लियर है। सबसे डिस्टिंक्ट, सबसे गंदी स्मेल जो होती है वो H2S की होती है, सबसे गंदी स्मेल जो होती है वो H2S की होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल सड़े हुए अंडे की आती है। तो क्वेश्चन बने कि पानी में से सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है तो किसकी वजह से हो सकता है टेस्ट एंड ऑर्डर, तो वो किसकी वजह से, ड्यू टू डिजोल्व गैस, और गैस कौन सी होगी, H2S, ये चीज याद रखना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स की वजह से हो सकते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से हो सकते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर। नेक्स्ट, आपकी गैसेस की वजह से हो सकते हैं, या फिर आपकी यहाँ पे अगर एल्गी है वो ग्रो रखी है तो एल्गी सर्टेन ऑयल रिलीज करती है, वो ऑयल क्या करते हैं, पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर दे देते हैं। आई होप बात समझ आती होगी।
एक और चीज लिखिएगा, यहाँ पे जो टेस्ट एंड ऑर्डर देने वाले कंपाउंड्स हैं ना, वो भी क्या हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट कितनी है, एग्रीबल, मतलब जो हमें पीने वीने में सही लगेगी, यार ठीक है सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, उससे है। वैसे तो एग्रीबल नहीं होना चाहिए था। इसका एग्जैक्ट वैल्यूज भी दे रखी हैं, 1 से 3 होता है, इसमें यहाँ पे दे रखा होगा, इसमें एग्रीबल दे रखी है, कोई नहीं, इस यहाँ पे एग्रीबल दे रखी है कोड में, लेकिन जनरली 1 से 3 TON का हम यूज कर लेते हैं, 1 से 3 TON। TON का मतलब क्या है अभी समझा देता हूँ। TON होता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। TON क्या होता है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ये स्पेस नहीं दे रखा है इसमें, तो यहाँ पे स्पेस दे दें, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है। सर ये क्या होता है अभी बताता हूँ। सुनेंगे इस बात को। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर टेस्ट सैंपल डाला, मैंने इसके अंदर टेस्ट सैंपल डाला। इस टेस्ट सैंपल में से सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही थी, पानी में से सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही थी। तो मैंने ये डाला, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 ml, मैंने 10 ml इसके अंदर पानी डाला। टेस्ट सैंपल है, दिस इज टेस्ट सैंपल। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको डाइल्यूट कर दे रहा हूं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, मैं इसके अंदर फ्रेश वाटर डाल रहा हूं, दिस इज फ्रेश वाटर। क्लियर है? तो फ्रेश वाटर बेटर है, इसको मैं लिखूं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर हम डालते हैं इसके अंदर, क्यों, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं। तो मैं इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालता हूं, पहले इतना डालूंगा, मैं देखूंगा स्मेल आ रही कि नहीं आ रही, फिर अगर आ रही है तो और डालूंगा, और मैं तब तक डालते जाऊंगा जब तक मेरे को ये स्मेल आनी बंद ना हो जाए। मैं तब तक डालते जाऊंगा जब तक स्मेल आनी बंद ना हो जाए। तो यहां पर ये जो मैंने डाला है डिस्टिल्ड वाटर, वो एग्जांपल मान लीजिए मैंने 90 ml डाला है। तो टोटल कितने ml हो गया पानी, टोटल हो गया आपका 10 ml प्लस 90 ml, टोटल हुआ 10 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 100। और टेस्ट सैंपल कितना था, टेस्ट सैंपल था 10। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो पानी हो गया है उसको डिवाइडेड बाय करूं किससे, टेस्ट सैंपल की वॉल्यूम से, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 10, उसको मैं बोलूंगा TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ये मुझे बताता है कि भैया कितना मेरे को डाइल्यूट करना पड़ेगा पानी, ताकि डिस्टिंक्टेबल स्मेल और टेस्ट ना आए। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ अनडिल्यूटेड डाइल्यूटेड सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की जगह डिस्टिल्ड वाटर लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू ब्रिंग नो ऑर्डर कंडीशन, के इसमें कोई भी बदबू ना आए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। 100 डिवाइडेड बाय 10, आपको मैंने एग्जांपल ही बता दिया है। चलिए, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 12.5 ml सैंपल ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर requires 187.5 ml of odor free distilled water to reduce the odor to a level that is just perceptible, ठीक है। What is the threshold odor number of the water sample? सिंपल है, हमने कितना लिया था, पहले हमने लिया था आपका यहां पर, हमने कितना लिया था 12.5, क्लियर है। कितना और डाला 187.5 डिवाइडेड बाय 12.5, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 190, तो यहाँ पे सीधा 200 हो जा रहा है, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाय 12.5, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए, अब इसमें तो कोई दिक्कत मेरे को लग नहीं रही, आपको इतना आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टेम्परेचर। एक मिनट, कॉल आ रही है, इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका टेम्परेचर। अब सुनेंगे इस बात को,
यहां पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहां से आया मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले ये समझ लीजिए फिर इस पे आएंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, सब चीज समझाता हूं। चलिए, मेरे पास दो बीकर हैं। या फिर दो की जगह मैं कह रहा हूं तीन बीकर हैं। आई हैव थ्री बीकर्स। अरे यार, बन जा भाई ढंग से। चलिए, अब सुनेंगे इस बात को। पहले वाले बीकर में आपका पानी जो था वो था आपका 1 लीटर। कितना था इसके अंदर पानी? 1 लीटर। दूसरे वाले बीकर में आपका पानी कितना था? आपका पानी था 2 लीटर। क्लियर है? चलिए, पहले वाले बीकर में आपने यहां पे सोल्ट डाला है। सोल्ट कितना डाला है वो मान लीजिए आपने डाला है, सोल्ट डाल दिया आपने 10 ग्राम। दूसरे वाले में आपने सोल्ट डाल दिया 50 ग्राम। आपने क्या किया, दो बीकर थे, दोनों बीकर को उठाया और पलट दिया। किसमें? तीसरे वाले बीकर में। तो तीसरे वाले बीकर में कितना पानी होगा? तो उसके अंदर पानी होगा आपका इस बीकर का पानी प्लस इस बीकर का पानी, डेट इज इक्वल टू 3 लीटर। 3 लीटर पानी होगा, हाँ या ना? होगा। इसके अंदर कितना सोल्ट होगा? इसके अंदर सोल्ट होगा दिस 10 ग्राम प्लस 50 ग्राम, 10 ग्राम प्लस 50 ग्राम, डेट इज इक्वल टू 60 ग्राम। यही होगा, हाँ या ना? यही होगा। तो 3 लीटर पानी होगा, 60 ग्राम आपका सोल्ट होगा, क्योंकि दोनों को मिला दिया, कंप्लीट डाल दिया उसके अंदर। चलिए, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई। अब देखिए, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन मेरा अब ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगेन मेरा यहाँ पे 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, दोनों को कंबाइन करके मैं इसमें डाल रहा हूं, 3 लीटर बन रहा है। लेकिन अब जो मैंने सोल्ट डाला है इसके अंदर, वो मैंने 10 ग्राम नहीं डाला, मैंने डाला है 1, या ऐसे लिखता हूं, मैंने इसमें डाला है 3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, मैंने इसके अंदर सोल्ट डाला है वो डाला है 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो बताओ इसके अंदर सोल्ट कितना है, यहां पे सोल्ट कितना है ये मुझे बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम लिखा हुआ था, यहां पे लिखा है 3 मिलीग्राम पर लीटर, या फिर 3 ग्राम ही कर देता हूं, यहां पे 3 ग्राम कर देता हूं। वहां पे 10 ग्राम था, यहां पे 3 ग्राम है, लेकिन 1 लीटर में। वहां पे 50 ग्राम था, यहां पे 50 ग्राम नहीं है, यहां पे 5 ग्राम है पर लीटर। समझ आ गई बात? अब सुनो इस बात को। अब देखो इस बात को, यहां पर तो यहां पर 5 ग्राम जो है वो 1 लीटर में है, लेकिन यहां पे पानी कितना है? 2 लीटर है। समझ आई बात? तो टोटल सोल्ट इसके अंदर कितना होगा? इसके अंदर सोल्ट होगा टोटल 10 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर में 5 ग्राम है, तो 2 लीटर में कितना होगा? 10 ग्राम होगा कि नहीं होगा? 2 × 5। क्लियर होगी बात? तो इसके अंदर मैंने कितना सोल्ट डाला है? एक्चुअल में 10 ग्राम डाला है मैंने इसके अंदर सोल्ट, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। मैंने डायरेक्टली अमाउंट ना देके मैंने आपको कंसंट्रेशन दे दी है। मैंने बस आपको यह बता दिया है कि इसके अंदर 1 लीटर में 5 ग्राम मैंने डाला है।
तो 2 लीटर हैं तो भैया मैंने हर 1 लीटर के लिए 5-5 ग्राम हुआ, टोटल हुआ 10 ग्राम। तो यहां पे 10 ग्राम कैसे निकाला? 10 ग्राम मैंने निकाला 10 ग्राम मैंने निकाला बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है, 10 ग्राम कैसे निकाला? वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू कंसंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू कंसंट्रेशन। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई। तो 2 लीटर इंटू 5 ग्राम पर लीटर, ये था आपका कंसंट्रेशन 5 ग्राम पर लीटर थी, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 10 ग्राम, आ जाएगा 10 ग्राम। समझ आ गई बात? चलिए अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वो फॉर्मूला बनाना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फॉर्मूला कई जगह आपके काम आएगा, आपको खुद नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब सुनेंगे इस बात को। ये 1 लीटर, ये 2 लीटर, यहाँ पे 3 लीटर, यहाँ पे 1 ग्राम पर लीटर, यहाँ पे 2 ग्राम पर लीटर, सॉरी 5 था ना। चलिए अब सुनेंगे इस बात को। तो यहाँ पे दोनों को मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो मेरे को ये जानना है कि यहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या है। मैंने अमाउंट नहीं पूछा है, कंसंट्रेशन पूछा है। कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो मुझे पता है, वॉल्यूम तो मुझे पता है 3 लीटर पानी, बस मुझे सोल्ट कितना है ये जानना है। तो सोल्ट कैसे पता करेंगे? यहां का सोल्ट, यहां का सोल्ट प्लस यहां का सोल्ट, क्योंकि दोनों को मिला के तो डाला मैंने तीसरे में। तो इसका सोल्ट प्लस इसका सोल्ट इज इक्वल टू थर्ड का सोल्ट। तो फर्स्ट में सोल्ट कितना है? फर्स्ट में सोल्ट है आपका 1 लीटर इंटू 1 ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन अभी बताया मैंने, प्लस इसमें कितना है 2 लीटर इंटू 5 ग्राम पर लीटर। तो लीटर से लीटर कैंसिल, यहां आ जाएगा 1 ग्राम, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10 ग्राम। सिंपल 10 लिख देता हूं, तो आंसर आ जाएगा 11 ग्राम। तो इसके अंदर जो सोल्ट है वो है 11 ग्राम का, 11 ग्राम सोल्ट है इसके अंदर। कितने पानी में? 3 लीटर में। कितने पानी में? 3 लीटर में। तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई? तो कंसंट्रेशन होगी आपकी 11 ग्राम डिवाइडेड बाय 3 लीटर, यही कंसंट्रेशन होगी। कितना है डिवाइडेड बाय कितनी वॉल्यूम है, दिस विल गिव यू द कंसंट्रेशन। अब जरा देखो यहां पर अब मैं फॉर्मूला बना के देने वाला हूं आपको। तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन इन मिक्सचर। मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या होगी? V1 इंटू C1, फर्स्ट बीकर के वॉल्यूम इंटू फर्स्ट बीकर का कंसंट्रेशन, प्लस V2 इंटू C2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अरे भैया 3 लीटर कैसे आया था? 1 लीटर प्लस 2 लीटर। जब कंसंट्रेशन यहां पे आई थी आपकी 11/3, तो 11 तो ये आ गई यहां से, ये 3 कहां से आया था? 3 ये आया था यहां से, ये 3 कैसे आया? 1 + 2, V1 + V2। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर बन गया है। इसको लिख लीजिए, मैंने पूरा समझा दिया है, ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में। बहुत सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, फिर याद करते रह जाओ, सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। चलिए तो यहां पर भी ये आपका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है। अब सुनेंगे ये क्या है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई स्ट्रीम बह रही है, कोई रिवर बह रही है, तो इसका सर्टेन डिस्चार्ज होगा। कितना पानी कितने टाइम में निकल रहा है वो डिस्चार्ज दे देगा। डिस्चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में कितना पानी निकल रहा है। और इसका एक सर्टेन टेम्परेचर होगा।
इट हैज सर्टेन डिस्चार्ज एंड इट हैज सर्टेन टेम्परेचर। तो मैं इसके डिस्चार्ज को क्यू आर लिख रहा हूँ, इसके टेम्परेचर को टी आर लिख रहा हूँ। और मैं इसके अंदर यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर यहां पर किसी इंडस्ट्री का पानी डाल रहा हूं। इसके अंदर क्या कर रहा हूं, किसी इंडस्ट्री का पानी डाल रहा हूं। तो यहां पे जो इंडस्ट्री का पानी आ रहा है उसका डिस्चार्ज जो है वो क्यू आई है, उसका टेम्परेचर जो है वो टी आई है। तो यहां पर दोनों पानी क्या हो जाएंगे, मिक्सचर हो जाएंगे। दोनों पानी क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो आगे का जो पानी होगा उसका टेम्परेचर ना ही टी आर होगा ना ही टी आई होगा, उसका टेम्परेचर चेंज। फॉर एग्जाम्पल, नहाते हुए क्या करते हैं, पहले हम क्या करते थे, रोड से पानी गर्म करते थे, ठीक है। तो रोड का पानी हम क्या करते थे, मग्गे से डालते थे टब के अंदर, फिर देखते थे हमारे नहाने लायक है कि नहीं है। तो आप अगर एक ठंडे पानी और एक गर्म पानी को मिलाओगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसका जो टेम्परेचर होगा ना ही वो ठंडे पानी का होगा ना ही गर्म पानी का होगा, वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। समझ आ गई बात। तो यहां पर ये जो मिक्सचर है इसका टेम्परेचर जो होगा वो कैसे निकलेगा, उसका सिंपल फॉर्मूला है क्यू आर इंटू टी आर। पहले वहां पे हम वॉल्यूम ले रहे थे, लेकिन यहां पर जब फ्लोइंग वाटर होता है तो वहां पे आप वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे। वहां पे आप क्या करते हो, डिस्चार्ज की बात करते हो, कितना पानी कितने टाइम में निकल रहा है, प्लस क्यू आई इंटू टी आई डिवाइडेड बाय क्यू आर प्लस क्यू आई। जैसे V1 प्लस V2 था वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पे बन के आ गया है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब पानी ज्यादा गर्म है, उससे दिक्कत क्या है, एक तो आप पी नहीं पाओगे, हमारी जो पाइपलाइन है वो नहीं सह पाएंगी, क्लियर है। पानी बहुत ठंडा है तो क्या होगा, जम जाएगा पानी, पानी घर में सप्लाई ही नहीं होगा, ये दिक्कत है। नेक्स्ट एक और दिक्कत है, पानी अगर रिवर का पानी अगर बहुत उसके अंदर कोई ऐसा कंपाउंड डाल रहे हो या फिर एफ्लुएंट ऐसा डाल रहे हो इंडस्ट्री का जो पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, तो उससे एक दिक्कत है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन उतनी ही कम होती जाएगी। डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी तो वहाँ पे फिशरीज जी नहीं पाएंगी, जो एक्वेटिक लाइफ है वो नहीं जी पाएगी, वो मर जाएगी। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, क्लियर है। चलिए, तो मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए पानी के अंदर, अभी इस पे लिख लीजिए, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर नहीं आ रहा हूं। ये कितनी है, 4 मिलीग्राम पर लीटर है। अभी इसको छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है। अगर एकदम से कोई गर्म पानी डाल दिया जाएगा रिवर के पानी के अंदर, स्ट्रीम लगातार गर्म पानी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, थर्मल शॉक हो जाएगा, एकदम से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो वहां पे फिशरीज वगैरह मर जाएंगे, तो इसको बोलते हैं थर्मल शॉक। तो फॉर्मूला बता दिया है, ये बता दिया है, सब कुछ मैंने बता दिया है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 10 से 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे होगा भी टेम्परेचर, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा यार। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है 10 to 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, उसको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करूँगा।